अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब। तरमीम हो गई, उसके बाद जजेस के इस्तीफ़े भी आ गए, PTI का रद्द-ए-अमल भी आपने देख लिया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान? क्या एक मज़ीद तरमीम भी आ सकती है? 27वें के बाद जो सूरत हाल बनी है आईनी अदालत की और सुप्रीम कोर्ट की, उसके फ़यूज़ व बरक़ात क्या होंगे? आम आदमी कैसे उससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा? जो एतराज़ात उठ रहे हैं उस पर बात करेंगे। सियासी साहबंदी के ऊपर बात होगी, PTI के ऊपर बात होगी बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैं नाज़रीन को भी बता दूं कि अगले हिस्से में हम ज़रा भारतीय आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स का और बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका जायज़ा भी तफसील से आज लेंगे। बैरिस्टर साहब, मुझे याद पड़ता है आपने मेरे शो में एक दफ़ा ये इत्तला दी थी कि जी हाँ 27वीं तरमीम आ सकती है, और फिर ऐसा ही हुआ। अब मुझे लगता है कि 28वीं तरमीम के हवाले से भी आप हमारे ही प्रोग्राम में इंकशाफ करेंगे कि तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मैं इस चीज़ का एतराफ़ आपके शो में ज़रूर करूँगा कि 28वीं तरमीम बिल्कुल आएगी, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, क्योंकि इसका अंदिया तो जितनी सियासी जमातें हैं उनकी जो आपस में गुफ्तो शनीद हुई, और उसके बाद आपने देखा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बात की कि जो हमारे इत्तेहादी MQM वाले हैं उनकी 140A के हवाले से या दीगर जो इश्यूज़ हैं NFC अवार्ड के हवाले से, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉपुलेशन, ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और अगर ये 28वीं तरमीम के अंदर कोई ऐसा मामला होता है तो हमें बिल्कुल उसके अंदर लेके आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जामी साहब, बात ये है कि आपको एक ब्रॉडर कंसेंसस या एक बात का जो आगाज़ है वो शुरू करना होगा। ये बड़े टैबू टॉपिक्स हैं 18वीं तरमीम के बाद, और शायद ये समझा जाता है कि कोई ये अनटचेबल टॉपिक्स हैं, इन पे बात नहीं की जा सकती, इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। सियासी पार्टियों की अपनी देखे ना कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, ठीक, और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक वफाक को मजबूत करने के हवाले से, सूबों को और ज़्यादा फ़ाल बनाने के हवाले से आपको कुछ इक़दामात उठाने नागुज़ीर हो चुके हैं। अच्छा, अब इस तमाम तर पहराए में मैं ये आपको ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि बातचीत तो होनी चाहिए, और ये वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में कि एलिफेंट इन द रूम, तो यहाँ पे तो काफ़ी एलिफेंट्स हैं कमरे में जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, और ये बात ना करके कितना कोई वक्त हम गुजार लेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके साथ कंसेंसस का प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे याद पड़ता है 26वीं तरमीम की बारी भी मौलाना की जमात ऑन रिकॉर्ड है जो कहते थे कई काले नाग थे जो हमने निकाले और उसको बेहतर शक्ल पेश की। 27वीं तरमीम के ऊपर भी इत्तला थी, आप भी डिस्कस करते रहे, हमारे पास भी इत्तला थी कि कई ऐसे मौज़ूआत थे जिनके ऊपर आपके इत्तेहादी उस वक्त नहीं मान रहे थे, इसलिए फिर 27वीं से वो चीज़ें निकाली गई और अब 28वीं में डाली जाएंगी। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो मौज़ूआत आप बता रहे हैं 140 से बल्दियात का मामला, NFC, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर आपके हुकूमती इत्तेहादी 27वीं तरमीम के होते वक्त मुत्तफ़िक नहीं थे, इन मौज़ूआत को फिर निकालना पड़ा, इसलिए वे ओहदों की मियाद और जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी तश्कील तक ही महदूद रही। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल यही बात हुई, लेकिन इसीलिए हमने वो कॉन्वर्सेशन अभी से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें तो उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा NFC के ऊपर बिलखुसूस अगर बात करें तो उन्होंने कहा मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करूँगा, और मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, जो कि अच्छी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ बिल्कुल तमाम इश्यूज़ पर बातचीत होनी चाहिए और ये डिस्कशन आगे बढ़नी चाहिए। एक ओपननेस का जो तकाज़े हैं, जो कि वफाक और सूबे आपस में मिल बैठ के जो है उस पर बैठें और बात करें। लेकिन उसी के साथ आपने देखा कि NFC की जो एक मेडन मीटिंग थी, आज मीडिया में भी वो रिपोर्ट हुआ कि वो फिर डिले का या ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। तो अब कितना कोई डिले होगा, कितनी कोई छुपन छुपाई खेली जाएगी, बात कभी ना कभी तो आपको करनी है, और बेटर सूनर देन लेटर मैं तो ये कहूँगा। लेकिन आपने जो आईनी अदालत के हवाले से बात की तो मैं कुछ उसकी शह सुर्खियाँ देख रहा था जो आज मीडिया ने रिपोर्ट की, और उसमें सबसे बड़ी जो है शह सुर्खी वो तकरीबन 7 के 8 साल से एक केस लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो ज़ेर इल्तवा था सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था, और उस पर उन्होंने सेट असाइड किया है लाहौर हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी
जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से थी, ताकि केस को जो है इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये थी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वो केसेस जो एक ऐसे इल्तबा का शिकार थे या इतने डिले का शिकार थे, वो टेकअप हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम तर जो बैकलॉग है वो क्लियर होता जाएगा और इसी तरह इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी आना जरूरी है। चले, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना सर, बीइंग इन द गवर्नमेंट, लेकिन हम देखते हैं कि दो बड़े अहम जजेस का इस्तीफा आता है, कोर्ट से भी इस्तीफे आते हैं, मजीद की भी कुछ इत्तलात हैं, ट्रांसफ़र भी होनी है जजेस की अब इस तरमीम के बाद। तो ये इस्तीफे और ट्रांसफ़र का जब मामला ज़्यादा आगे बढ़ता है या अभी तक जो सूरत हाल बनी है, आप खुद एक कानूनदान है, आप नहीं समझते कि अदलिया की साख इससे मुतासिर होगी, अदलिया के ऊपर एतमाद कम होगा आवाम का, लोगों को नजर आएगा कि आप इस्तीफे पढ़ें उसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, वो खुल के कह रहे हैं कि आइन ही नहीं रहा बाकी। देखिए, मैं दोबारा उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आईने पाकिस्तान से रुजू करें। ये इस्तीफे को पहली दफ़ा नहीं आ रहे। आपको याद होगा जस्टिस एजाजुल हसन का भी इस्तीफ़ा आया, इसी तरह जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का भी इस्तीफ़ा आया, इसी तरह शाहिद जमील साहब का इस्तीफ़ा भी आया। तो मतलब इस्तीफ़े तो देखें बहुत से पहले भी आए। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़े हो गए? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी इस्तीफ़े देना इनका हक है और इस्तीफ़े इन्होंने बिल्कुल अपने हक के मुताबिक इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और मेरे ख्याल से 17 जजेस में से अगर 2 ने इस्तीफ़ा दे दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो इस्तीफ़ा उन्होंने पहले क्यों नहीं दिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जब अदालत के अंदर अदालत के क़याम की बात की जाती थी और कहा जाता था कि शायद उनको उन केसेस से दूर रखा जा रहा है। तो अब अदालत का नया क़याम हो गया, तो फिर अब उन्होंने इस स्टेज पे 1 साल के बाद, जो कि पता था मुतवातिर तौर पे कि हुकूमत के पास जब नंबर पूरे होंगे तो हुकूमत बिल्कुल आईनी अदालत का क़याम और उसको यकीनी बनाएगी। जब हुकूमत ने यह काम किया और आईने पाकिस्तान के मुताबिक किया, आइन देखें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तो ये है कि आइन के अंदर, कानून के अंदर बेहतरी, तरमीम या कोई भी तब्दीली है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान ही कर सकता है। उसकी तशरीह जो है वो अदालत ने करनी होती है। और यहाँ पे तो माशाअल्लाह मुझे यही कहना पड़ता है कि तशरीह भी अपने ही कोई किसी कोनों खुदरों से निकाल के लाई गई थी। 63 की जो तशरीह थी वो आपके सामने है। एक बड़ा आम फहम सा एतराज अब ये उठ रहा है बैरिस्टर साहब, ठीक है आपकी तवज्जो, जारी बात अब गवर्नमेंट में एक आम फहम सा जो ऑब्जेक्शन या एतराज दलील की सूरत में लोग दे रहे हैं आम बैठकों में और कानूनी हलकों में, वो ये कि अब इस मौजूदा सेटअप के बाद जो अभी इन प्लेस आ गया 27वीं तरमीम के बाद, कोई हाई कोर्ट का जज जो है वो किसी ऐसे केस को टेकअप करे जिसमें रियासत के साथ कोई केस किसी शहरी का है, तो वो कैसे रियासत के ख़िलाफ़ जा सकता है या हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकता है या उस बॉडी के ख़िलाफ़ जा सकता है, जबकि उसे पता हो कि उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। जजेस को निडर होना चाहिए। दे शुड बी फेयरलेस इन इम्पार्टिंग विद देयर जजमेंट्स, और उनके फैसले बोलने चाहिए। इम्पार्शियलिटी का जो एलिमेंट है वो मैं आपको बता सकता हूँ वो किस तरह इम्पार्शियल हो सकते हैं कि हमने इस चीज़ को इंश्योर किया, जो वाक़ इख्तियार था एग्जीक्यूटिव के पास, जो सदर पाकिस्तान के पास था, वो हमने कुली उठा के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थोड़ी कॉम्पोजिशन भी ज़रूर देखिए जामी साहब। वहाँ पे किन तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखा गया है कि वहाँ पे आपके 5 जज साहिबान पहले से बैठे हैं, और उसमें ओवर एंड अबव जो एक कंडीशन डाली गई है कि जिस अदालत से ट्रांसफ़र होकर वो जज साहब जाएंगे उस अदालत के चीफ जस्टिस उस GCP का हिस्सा होगा, और जिस अदालत जा रहे हैं, जिस हाई कोर्ट जाएंगे, उस अदालत का चीफ जस्टिस भी उस JCP की कॉम्पोजिशन का हिस्सा होगा। अब इस तमाम तर पहराए में पड़ला जो भारी है वो तो जज साहिबान का है। अगर अपने ही ब्रदर जजेस पे कोई शक करे या शकूक व शुबहात उनके ऊपर लगाए या कोई ऐसी चीज़ या इस किस्म तो बैरिस्टर साहब फिर क्या फौरी कुछ तबादले हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ बिल्कुल शफलिंग हो सकती है, होनी भी चाहिए। यही तो देखिए ना, एक मैकेनिज्म आपके सामने है। अच्छी बात है जहाँ पे जिन जजेस की एक्सपर्टीज इसका आगाज कहीं इस्लामाबाद से तो नहीं हो रहा सर? तैयार की जाए, नहीं हो सकता लाहौर से हो सकता है कराची से हो। ये इस्लामाबाद तो लाजम मलजूम नहीं है कि इस्लामाबाद से होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी देखें ना कि अगर
इतने लोगों की विजडम को आप किस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं? आप किस तरह सवाल उठा सकते हैं कि जब 15 लोग बैठे हैं, चले हुकूमत के वो 5 लोग निकाल दें या 6 लोग निकाल दें, 6 से मुराद के एक MNA हो गया, एक जो है 5 से मुराद एक MNA हो गया, एक जो है वो सेनेटर हो गया, एक लॉ मिनिस्टर हो गया, एक जो है अटॉर्नी जनरल हो गया, एक सिविल सोसाइटी, क्योंकि वजाहत ये आती है या आर्ग्यूमेंट ये है कि वो स्पीकर के मातहत हैं या स्पीकर लगाते हैं उनको या उनकी स्वाबदीद है, तो 5 वोटें ही होगी ना। तो 5 वोटें, कहाँ वो 8 वोटें एक तरफ, तो कम से कम ये तो देखें ना पड़ला किसका भारी है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ऑपोजिशन की आप देखें ना, सेनेटर बैठा है, ऑपोजिशन का जो है वो MNA बैठा हुआ है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा बैठा हुआ है, फिर वो जज साहिबान बैठे हुए हैं, तो इतने लोगों की विजडम तो क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। वैसे साहब एक छोटा सा सवाल, और फिर मैंने जरा मीडिया के मामले के ऊपर शाहजेब के साथ जो हो रहा है, शाहजेब खानज़ादा हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और दीगर मामला जो आपसे भी जुड़े हैं वो डिस्कस करने हैं, वक्त की किल्लत भी। मुख्तसर सा सवाल मेरा कि ये फरमाइएगा कि 28वीं तरमीम में कोई नए सूबों के बंदोबस्त का भी आगाज़ होगा? इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस हवाले से हम इसको एक मज़ीद बेहतर मॉडल या मज़ीद बेहतर एक वर्किंग कह लें मैकेनिज्म में लेके जा सकते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से हो, चाहे वो सूबों के जो एक इतना उनके ऊपर इजाफी बोझ है इस हवाले से, विज़ावी पॉपुलेशन या जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे कहा जाता है, तो उस हवाले से तो ये देखना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है और ये बिल्कुल 28वीं तरमीम में आ सकता है। ठीक। अच्छा वैसे साहब देखिए, शाहजेब खानज़ादा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अहले खाना के साथ एक स्टोर में हैं, फिर वहाँ पे उनके साथ जो सलूक हुआ उसके ऊपर आपकी हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया, मज़म्मत कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी मज़म्मत कर रहे हैं, आपकी वज़ारत इत्तलात भी मज़म्मत कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बीच में कई सहाफ़ी और कई बाहर बैठे यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तनाज़ात में शिकार दिखाई देते हैं। ये जो कुछ शाहजेब साहब के साथ हुआ, इसे जस्टिफाई किया जा सकता? देखिए नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूँ इंतहाई जो है काबिल मज़म्मत हरकत की गई है। वो अपनी फैमिली के साथ थे, वो एक जय्यद सहाफ़ी हैं और बिल्कुल बेबाक और निडर सहाफ़ी हैं, जो कि ही कॉल्स अ स्पेड और वो किसी की लाइन टो नहीं करते। और वाक़तन जिस तरह आप एक ज़बरदस्त मायनाज़ सहाफ़ी हैं, उसी तरह वो आपके पेटी भाई हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उस तमाम तर वाक़े की जितनी इंतहा की मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन अफसोस इस बात का कि वहाँ पे बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो किस किस्म की घटिया कमेंट्री वहाँ पे कर रहे हैं उस तमाम तर वकूए के ऊपर, और ना वो आओ देख रहे हैं ना ताओ देख रहे हैं। ये मैं बहुत अच्छी आपने बात की बैरिस्टर साहब, बहुत अच्छी बात की, सुनने में समझने में बहुत अच्छी बात की। ये मौजू मैंने इसलिए छेड़ा है कि हज़रत मसला ये है कि ये सिर्फ PTI के चाहने वालों के यहाँ मसला नहीं है। आपके अपने वुज़रा और कई ज़िम्मेदार ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करते हैं जो ख़ुद सहाफ़ियों और सियासतदानों के बारे में ऐसी ज़ुबान और लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं कि जो नाकाबिले बयान है। मिसाल के तौर पर हमारी एक सहाफ़ी कोलीग बेनज़ीर शाह, उनकी AI पर मबनी वीडियो बनाई गई और उनको आपके कई मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं उस अकाउंट को जिसने वो बनाई हुई है। आपके ही कुछ लोग बाहर बैठे ऐसे हैं जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो वुज़रा उनसे मिलते हैं जिनके यूट्यूब में गालम गलोच का बरमला इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने शाहजेब वाले वाक़े की मज़म्मत करनी है तो बैरिस्टर साहब फिर इन अकाउंट्स की भी मज़म्मत करें जो ख़ुद को नून लीग के साथ जोड़ते हैं और जिनको आके वुज़रा मिलते हैं, जो वुज़रा जिनको फॉलो करते हैं। फिर ये दोहरा म्यार ना रखें। देखिए बिल्कुल, मेरी आपको पता है आदत से बखूबी आप वाकिफ़ हैं कि मैं आई ऑल्सो कॉल अ स्पेड और मैं भी एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन लेता हूँ। बिलखसूस किसी के किरदार कशी करना और बिलखसूस उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें, AI जनरेटेड वीडियो। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ये नोटिस ले लिया दोनों वकूओं के ऊपर और उन्होंने कोई बाइफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन ड्रॉ नहीं की। उन्होंने इसको तफरका नहीं पैदा किया इन दोनों केसेस में और बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं नोटिस ले लिया है इन दोनों जो वकूए हुए हैं और उस पर बिल्कुल कार्रवाई भी होगी, चाहे वो शाहजेब खानज़ादा साहब हों या बेनज़ीर शाह साहिबा हों। किसी की किरदार कुशी, किसी को जो है किसी इस बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी सबूत के आप उनको ऐसी घटिया जो है कैंपेन। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात सर आप कर रहे हैं। मैं इसको बड़ा सराह रहा हूँ बेसिक तालिब इल्म सहाफ़त के
कि वज़रा और ज़िम्मेदारों की जानिब से ऐसे ही बयान आना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, क्या हमारे ज़िम्मेदार सियासतदानों और ज़िम्मेदार वज़रा को ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ऐसे लोगों से मुलाकातें करनी चाहिए जो बरमला गालम गलोच में का मुजाहरा करते हैं और किरदार कुशी की मुहिम चलाते हैं? देखिए, ये हर शख्स के अपने ऊपर होता है और उसका अपना एक कॉल ऑफ फेल है, उसका अपना एक जो है इस्तिकाक है, वो किससे मिलता है किससे नहीं मिलता। मैं किसी को क्या रोक सकता हूँ कि फ़लाँ से ना मिलो या फ़लाँ से मिलो या फ़लाँ से मिल लो या उससे ना मिलो। और फॉलो करने की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के डोमेन के ऊपर हम फॉलो ना भी कर रहे हों तो कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। स्पेशली अगर एक्स की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, यूट्यूब की भी बात की जाए और इंस्टाग्राम की भी बात की जाए, तो बिल्कुल ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, वेदर यू फॉलो देम और नॉट। और ये अगेन एक पर्सनल इंसान का जो है उनका अपना कॉल ऑफ फेल है, वो किसको फॉलो करते हैं किसको फॉलो नहीं करते। तो बिल्कुल अगर अपने आप को कोई किसी सियासी जमात से मंसूब कर रहा है और वो इस तरह की चीज़ें करता है तो वो हाईली कंडेमेबल है। वैसे साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी में मुआवनत में कुछ दो नए लोगों का इजाफा हो रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि सूबे में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि हुजम जो है काम का बढ़ गया है और स्पेसिफिकेशंस इतनी आ चुकी हैं इस हवाले से। बिलखुसूस अगर सूबों में देखें, एक हमारी सोच ये थी कि सूबों में एक जो है वज़ीर, उसके पास दो तीन वजारतें हैं और बर्डन बहुत ज़्यादा है। यही वजह सामने है कि हमें थोड़ा सा वो नंबर्स ऑफ जो एडवाइज़र्स था वो इंक्रीज़ करना पड़ा, बिलखुसूस सूबों के हवाले से। यहाँ पे हमने वो नंबर इंक्रीज़ किया है बिल्कुल। ऑफ कोर्स कई पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ भी होते हैं और कई जो आपकी नई जदीद किस्म की जो चीज़ें आ रही हैं उनमें भी आपको फिर बड़ा स्पेसिफिकली उस हवाले से एडवाइज़र्स चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की मुआवनत हो, वज़ीर आला की मुआवनत हो, ये बिल्कुल इसमें जो स्पेसिफिक्स हैं और जो नीश एरियाज़ हैं उनको भी एड्रेस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलिकत बराए कानून की गुफ्तगू थे। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में छोटी सी प्रोग्राम में फिर से एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर अकील से आपने गुफ्तगू सुनी। अभी हमने रब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तला जनाब शेख वकास अकरम साहब से, उनका मौके भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि मैं हुकूमती मामलात पे जो गुफ्तगू हुई उस पर आप रद्दमल लूँ, मैं देख रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब एंड दीगर की स्टेटमेंट्स दोबारा आ रही हैं। वो कह रहे हैं जी हुकूमत सियासी दर्जा हरारत में कमी पर मुत्तफिक हो रही है, PTI के साथ मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जल्द होगा। ये को वज़रा और स्पीकर साहब से को मुलाकात की है फवाद साहब ने और कह रहे हैं PTI के लिए मिडल ग्राउंड पैदा करने के लिए ये मुलाकातों का दूसरा दौर वो जल्द शुरू करेंगे। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको ऑन बोर्ड करके ये मुलाकातें हो रही हैं? क्या आप लोग एतमाद में लिया गया आप लोगों को? जावेद साहब, बात बड़ी सिंपल है। आपने कहा कि कोई साहब हैं जिन्होंने हुकूमत के वज़रा से और स्पीकर से बात की है, तो मेरा पहला सवाल ये बनता है किस हैसियत से? सही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बाहर जिम्मेदारान मौजूद हैं और जो हमारे कायद अंदर हैं, उन्होंने किसी भी शख्स को पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर इस किस्म की ना जिम्मेदारी सौंपी है और ना कोई आदमी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिहाफ पे सरकार के साथ एंगेज कर सकता है। अब अगर किसी ने एंगेज किया है और उन्होंने भी आगे से एंगेज किया है तो मुझे सरकार की जाली मैंडेट वाले तो वो है, चोरी के मैंडेट पे तो बैठे हैं, मगर वो इतने बेवकूफ हो सकते हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं था अगर ऐसे हुआ है। तो एक तो मैं रिकग्नाइज नहीं करता कि ये जो मौसूफ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी कोई ऐसी हैसियत है जिस पे वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की बिहाफ पे बात कर सकते हैं। पार्टी के अंदर अगर आपको याद हो, जो आज से 2-3 हफ्ते पहले खान साहब का एक ट्विटर पैगाम आया था, खान साहब ने उस पे हर तरह की एंगेजमेंट पे बिल्कुल उन्होंने कह दिया था कि किसी से कोई बात नहीं होगी। जब इमरान खान ये बात कह देता है कि नहीं होगी तो फिर उसके बाद किसी को पार्टी के अंदर या बाहर चौधरी बनने की ना जरूरत है ना कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उस पैगाम में खान साहब ने ये कहा था कि अगर सरकार ने बात करनी है, जरा सुन लें, अगर सरकार ने बात करनी है तो वो राजा नासिर और महमूद खान अचरज़ई से बात करें। सिंपल एज दैट। यही डायरेक्शन इमरान खान की है, यही आपको इमरान खान की ट्विटर अकाउंट पे और ऑफिशियल हमारी तहरीक इंसाफ की वेबसाइट्स के ऊपर और फेसबुक्स के ऊपर और ट्विटर अकाउंट्स पे ये मिल जाएगा।
लेकिन Nobody recognizes anybody else. ठीक, चले आपका मौक़िफ़ आ गया, इस मामले में वज़ाहत आ गई। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपसे साहब कि एट द एंड ऑफ द डे को मिडिल ग्राउंड तो वाकई ढूंढना पड़ता है ना, कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे तो लाना पड़ता है, बट तमाम इंगेजमेंट्स को ख़त्म कर देना, डू यू थिंक इट्स अ सोल्यूशन? अगर तमाम इंगेजमेंट्स ख़त्म कर दी तो फिर हल क्या है? इमरान खान साहब जो है ना, वो जो सोचते हैं, समझते हैं कि पार्टी उस हवाले से चलती है, सेंस ऑफ द हाउस वहीं से लिया जाता है, ढाला से, वही जो बताते हैं उसके कहने पे चलती है। ये लोग जो है, ये जो कहते हैं कि खान ने असम्बलियां तोड़ने का फैसला गलत किया था, बज़ाहिर उस वक्त यही लगता था, मगर उसका आप ये देखें कि उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ केपी के बल्दियात के इलेक्शन में क्या हुआ था, सफाया हो गया था, आपको याद है? बिल्कुल, हुकूमत भी हमारी थी, मगर ये असम्बलियां तोड़ने का जो एक असूली फैसला खान साहब ने असूल की बुनियाद पे किया, उसके बाद फस्ताई हुकूमत के होते हुए, पीडीएम के होते हुए, इतना फस्ताइयत जबर के होते हुए हम पाकिस्तान में कितनी सीटें जीते, जबर, बगैर कैंपेन, बगैर तस्वीरों के। जो फैसलों के जो नतायज होते हैं वो जरूरी नहीं कि फौरी उस वक्त आ जाएं, ये दूरस नतायज भी होते हैं, बाद में भी आते हैं। लीडर विद विजन नोज के किस वक्त क्या फैसला लेना है। ये लोग जो कि ट्वीट्स करके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके दौड़ गए, और फिर कुछ लोग जो है वो कराची में हमारी लोगों, पार्टी के लोगों को तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईपीपी में ले जाने की कोशिश करते रहे, जिनको खान साहब ने 3 महीने उनकी शक्लें देखने के बाद, उनके ट्वीट्स और उनकी पार्टी छोड़ने के 3 महीने बाद उमर अयूब से एक्सपल्शन लेटर्स इशू कराए। वो उनके वो ਤੁਹਾਡੀ पार्टी के बिहाफ से गल कर रहे थे, ये तो मजाक हुआ ना सर, बहुत बड़ा मजाक। अच्छा शेख साहब, मैं ज़रा आपके तजुर्बे से समझना चाह रहा हूँ, ये जो रहनुमा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको लाया गया है मंजर आम पर इस मकसद के लिए या खुद से नमूदार हुए हैं? नहीं है कि ना इतना टाइम देता जाए, ये जो है लोग लाए जान या आ जान, दोनों सूरतों में इनकी दाल नहीं गलती। ठीक, अच्छा मैं ज़रा इकोनॉमिस्ट वाली कहानी आपसे डिस्कस कर लूँ, और उससे बड़ा चर्चा हो रहा था, आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या पार्टी ने बाकायदा फैसला किया है कि उस तवील मजमून के ऊपर कोई कानूनी चाराजोई करनी है लंदन में? एक्टिंग चेयरमैन गौहर साहब ने इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आई, जिसपे इकोनॉमिस्ट से मुतलका जो जरीदा है उसको ये कहा गया है कि आप अपनी इस बेहूदगी पे, इस प्रोपेगेंडा पे, इस मुनज़्ज़म साजिश पे माजरत करें। अगर आप माजरत नहीं करते तो हम अपना कानूनी चाराजोई का इख्तियार जो है वो महफूज रखते हैं। तो अभी उनको 2-4 दिन दिए, देखें इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड तो फिर सलमान अकरम राजा, चेयरमैन गौहर और साथ अली जफर साहब, ये सब लोग मेन जिम्मेदारान हैं इस वक्त, तो सब वकील हैं, करेंगे, जरूर करेंगे, ये नहीं की जिम्मेदारी। आप चूंकि इत्तलात के आप पार्टी की इत्तलात के मामले को देखते हैं, तो चलिए ये जो स्टोरी छापी उसमें जो मुसन्नफ है मरकजी ओवन बेनेट, वो तो एक सिक्का बंद सहाफ़ी है, दूसरी खातून जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, उन पर एतराज़ की तो समझ आती है। तो क्या आप समझते हैं कि जो दूसरे सहाफ़ी हैं जिनका बड़ा करियर है, उनको बड़े इनामात मिले हुए हैं सहाफ़त में, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता रहे, तो आपके बकौल क्या वो भी इस मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है? देखें जी, बंदा उम्र के किसी हिस्से में भी थुड़क जाता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो कोई ऐसा पहाड़ तो नहीं है जो खड़ा हो गया तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो मैं किसी की क्रेडिबिलिटी पे बात किए बगैर ये बताऊंगा कि ये झूठ था, ये एक फीडेड किस्म की ये कैंपेन थी, जिसका वो जानते ना जानते, वो जो खातून पाकिस्तान से को ऑथर है वो तो जानती थी, ओवन बेनेट शायद ना जानता हूँ, मगर बहरहाल अगर आप ओवन बेनेट का भी पाकिस्तान के हवाले से रिकॉर्ड देखें तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें उल्टी सीधी सामने आ जाती हैं। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। जब ये अदालतों में चैलेंज होगा, अगर पार्टी ये डिसाइड कर लेती है जैसे पार्टी ने ऐलान किया है, तो फिर ओवन बेनेट भी जवाब देगा वहाँ पे कि क्या हुआ है और कैसे हुआ, फिर ये खातून भी जवाब देंगी वहाँ कैसे हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि सिक्का बंद आपने कह दिया, हमें तो सिक्के ही नजर आ रहे हैं, बंद बुंद का तो कोई पता नहीं हमें। ठीक, नहीं मैं तो उनका करियर पे जब मैं देखता हूँ बैकग्राउंड में जाके, जरी बात आप सर्च करते हैं, नजर आते हैं बड़े बड़े हमें, बड़े बड़े फाइनेंशियल टाइम्स से लेके किस किस बड़े इदारे के साथ उसने काम नहीं किया हुआ। दैट स्पीक्स वॉल्यूम के अवार्ड दा तुसी बशरा तस्कीन साहब ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और सर ਉੱਥੇ में अवार्ड नहीं मिलਦੇ ना ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਰ। सर ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
उसी तरीके नाल बाहर भी ऐसे ही है। बहुत से लोगों की स्टोरियां जो है वो झूठी हो जाती हैं, रिबट हो जाती हैं, वो उसमें नहीं, मसला ये है ना शेख साहब, आप देखें ना, वो तो बात बस आपकी अपनी जगह ठीक होगी। एक मसला और भी तो है ना किबला, वो मसला ये है कि जब रेयान ग्रीम की स्टोरी को छपे जो कि पीटीआई के हक में हो तो वो बड़ी अच्छी लगती है हमें स्टोरी, लेकिन कोई ऐसी स्टोरी छपे जो ये ओवन बेनेट की है, कोई और जो पीटीआई के अगेंस्ट हो या किसी में कोई मुबैना तौर पर किरदार कुशी हो, वो बड़ी बुरी लगती है। तो ये भी तो सर मेरी मसला है। बात सुने, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो जो रैन की आपने स्टोरीज जो इस गवर्नमेंट के इस इलेक्शन के खिलाफ आई, क्या उन स्टोरीज के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई? क्या एंकर्स और प्रोड्यूसर्स को बताया गया कितना टाइम लगाना है? क्या 3 दिन उस स्टोरियों के आने के बाद 3 दिन 6-6 घंटे चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशन होती रही? तो आप क्या समझते हैं हम पागल हैं? हमें नहीं समझ आई कि एकदम स्टोरी आई है 27 को इमरान खान साहब की फैसले की तारीख है जो पिछले महीने होना था। बीच में ये भी गुफ्तगू हुई है कि जनरल फैज के हवाले से भी चीजें कोई लेकिन ना उसकी एक और मिसाल भी है ना। हाँ सर ठीक है, वो बात आपकी ठीक। एक मिसाल डेली मेल वाली है ना, जिसको पीटीआई ने सच्ची खबर माना और शबाशी साहब मुकदमा जीत गए, उन्हें कानूनी चाराजोई की, वो खबर गलत साबित हुई। ठीक हो गया सर, हम ये समझते हैं कि इन्होंने गलत किया है, हम कानूनी चाराजोई करेंगे तो अदालतों में देखो उत्थे ते गुस्तावी तरमीम वाले जज नहीं बैठे ना जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन दे ताबे ने या जिनको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का डर होगा। वो मुझे 27वीं से याद आ गया शेख साहब कि जजेस ने इस्तीफा दिया और मेरे इत्तलात बार से भी मुखातिब होंगे कुछ मुस्ताफी होने वाले जज जो शायद एक वकला तहरीक का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इससे पहले भी एक इकट्ठ इस्लामाबाद में हुआ था कुछ दानिशवरों का वकला का आइन की बिगड़ती सूरत हाल के ऊपर। तो अगर ऐसी इन इस्तीफों के बाद जजेस के कोई लॉयर मूवमेंट शुरू होती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बनेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन खतूत पर सोच रही है, कोई गौर कर रही है किसी ऐसी तहरीक का? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जजेस के साथ खड़ी है जिन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है, जिन्होंने मौजूदा हालात को सामने रखना और इन मामलात पे खामोशी अपने आप को निज़ाम का हिस्सा बनाने के मुतरादिफ समझा। बिल्कुल तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। वो तहरीक चलाए या तहरीक इंसाफ खुद कोई तहरीक चलाए, तहरीक इंसाफ यू विल फाइंड ILF, तहरीक इंसाफ के खैर खा, इनके लॉयर्स एवरीवेयर जहाँ भी इस किस्म की कोई तहरीक चलेगी। इंतजार मजोता साहब जो है वो उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं और राजा साहब जो है वो आपने देखा कि आज भी जो है वो कल भी वो वकला के साथ ही उन्होंने एंगेज किया हुआ था। और बिल्कुल सर इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें दो राय। मुझे याद पड़ता है हमारी तो सहाफत का आगाज़ था जब मियाँ साहब लॉयर मूवमेंट्स में इफ्तिखार चोर साहब के लिए बाहर निकले थे, एतजाज़ साहब की मशहूर ज़माना नज़में होती थी। तो अब पीटीआई अगर ऐसे जजेस के साथ निकलती है तो फ़र्क क्या होगा? तब तो फ़ोन आ गया ना जी, तब तो मसाइल और थे। अब उस वाली लॉयर मूवमेंट्स में और इसमें क्या फ़र्क होगा? देखिए सर, बात तो ये है कि वो लॉयर मूवमेंट जो थी उसकी डायनामिक्स और थी, ये लॉयर मूवमेंट की डायनामिक्स और होंगी। जब ये लॉयर मूवमेंट जोर पकड़ेगी तो इसमें पब्लिक इन जनरल, अवाम भी जो है वो भी इसके अंदर शामिल होगी। इसमें के जजेस के साथ खड़े होना, रेस्टोरेशन ऑफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो एक जगह है, मगर इससे पर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी होगी। तो इट कैन टर्न इनटू समथिंग लॉट बिगर देन व्हाट इट वाज उस वक्त। और उस वक्त तो चीजें आपको देखा ना, फोन आ जाते थे, रुक जाओ, वापस चले जाओ, निकाल देते हैं। तो यहाँ तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इस दफा। बहुत शुक्रिया यहाँ पे ज्यादा अकरम साहब आपका। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो मैंने जिक्र किया था भारतीय आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं, जो ट्रेलर की और मूवी की कहानी सुना रहे हैं, और फिर बांग्लादेश में जो बदलती सूरत हाल है जहाँ प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत सुनाई गई और बांग्लादेश अब आंखें दिखा रहा है भारत को, तो इस मौजूद पर बात करेंगे हम जनरल रिटायर जाहिद महमूद से और दीगर तजिया निगार भी हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू मेरे साथ है। ब्रेक के बाद मुलाकात। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी प्रोग्राम के हिस्से से मुझे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर जाहिद महमूद साहब ने, सीनियर दिफाई तजिया निगार हैं। मोहतरमा मरियम फातिमा साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बांग्लादेश से भी कुछ गेस्ट हमने लाइन अप किए, वो भी प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू होंगे, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही है कि रिसेंटली जो इंडियन ज़िम्मेदारान ऑफिशियल्स उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बिलखुसूस उनके आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट थी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पाकिस्तान ने मौका दिया तो सिखाएंगे कि ज़िम्मेदार मुल्क को पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये ट्रेलर किसके लिए था और ये क्या धमकी दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनाथ से लेकर अमित शाह, वो भी थ्रेटनिंग टोन यूज़ कर रहे हैं और इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी बार बार मुख्तलिफ मशकों की आड़ में इवन इनके जो कोर कमांडर्स हैं वो भी ऐसी गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं और मीडिया उनको कवरेज दे रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू? पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा भरपूर आया। आर्मी चीफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने, कि
उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया जाएगा। दूसरा, हम बांग्लादेश में देखते हैं कि वहाँ पे शेख हसीना वाजिद को साबिक वज़ीर-ए-आज़म 15 साल वज़ारत उज़्मा से रहीं, 5 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई, उनको सज़ाए मौत सुनाई है आज बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बांग्लादेश के डायनामिक्स को अगर हम देखें, और बांग्लादेश ने भारत से मुतालबा किया है कि शेख हसीना वाजिद को हमारे सामने किया जाए, हमारे हवाले किया जाए। साथ हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी नज़र रखे हुए हैं कि वहाँ से भी आए दिन बयानात आते हैं, तिजारत बंद है, तो मुस्तकबिल क्या होगा, इन मामलों पर बात करते हैं। जनरल साहब, वेलकम टू द शो। सर, पहले ये आर्मी चीफ है इंडिया के, सीनियर जनरल हैं, ये वहाँ पे जो चांकिया डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ये मुखातिब थे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहाँ पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है, लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानिब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, और डज दैट मीन, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसमें जामी साहब 2-3 चीजें हैं जी। एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंडियन जो मिलिट्री है वो अब इस वक्त आरएसएस का एक मिलिटेंट विंग है जी। इट हैज द पॉलिटिकल एंगल टू इट जी। जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो अब पॉलिटिकल, जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं बिहार में, तो दे आर वेरी हैप्पी कि जी पाकिस्तान बैशिंग में और पाकिस्तान के उसमें उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अगले इलेक्शंस में भी लेके जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो मिलिट्री है, दे हैव बिकम पॉलिटिशियंस जी। और इनका जो वॉर मॉन्गरिंग कर करके इन्होंने अवाम को मिलिट्री बना दिया, और मिलिट्री लीडरशिप को, कोई भी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती। ये करेंगे वो करेंगे, ह्यूब्रिस अप्रोच पहले भी रही है। ये दीज आर पॉलिटिकल स्लोगन्स, ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। हाँ, इंटेंट है नहीं है, पाकिस्तान उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपने आप को तैयार रखना है जी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमारा रिस्पॉन्स। तो अगर ये ट्रेलर है तो अच्छा बड़ा अच्छा ट्रेलर था। अगर ट्रेलर में 7 से 8 जहाज उनके गिर गए इंक्लूडिंग राफेल, तो जब पूरी मूवी चलेगी तो वो उनकी मिलिट्री कहाँ खड़ी होगी? ये वही मिलिट्री है जो 2 दिन के लिए देयर एयरफोर्स वाज आउट ऑफ द एयर जी, वो बिल्कुल ग्राउंडेड थे। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसका एस्केलेशन कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ था। इनके हाथ में होता तो ये कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाउएवर पाकिस्तान इज वेरी क्लियर जी, कन्वेंशनल डोमेन में जहां पे भी लेके जाना चाहेंगे पाकिस्तान इस वॉर को वहीं पे लेके जाएगा। दूसरा, इसकी वजह यह है कि देखें पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी वॉर हो रही है जामी साहब। बिल्कुल, इनकी एप्लीकेशन हुई है फितना अल खवारिज। आज भी आपने देखा जो टेररिस्ट की कन्फेशन स्टेटमेंट्स आ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके लिंकेजेस हैं, ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं टू कवर अप देयर हाइब्रिड एप्लीकेशन, जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी अफगानिस्तान से है कि हम जो भी करेंगे जहां से भी हम, ताकि हमारा कोई रिस्पॉन्स ना जनरेट कर सके। और अगर रिस्पॉन्स जनरेट, वो उनको फियर भी है कि हो सकता है जी पाकिस्तान को जब 100% ये चीजें तो कंफर्म है कि दे आर सीरियसली इन्वॉल्व इन दिस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, तो वहां पे थोड़े से फियर भी स्टेब्लिश हो जाए कि पाकिस्तान क्विड प्रो क्वो में कहीं प्रॉक्सीज को ना यूज कर रहा दोबारा शुरू कर जाए, तो उसकी भी पहले से हम एक माहौल बना लें, एक डेटरेंस मेंटेन करने के लिए एक थ्रेटनिंग टोन कर ले। बट पाकिस्तान हैज नेवर यूज प्रॉक्सीज नॉर विल यूज प्रॉक्सीज इन फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी मौजूद है टू एड्रेस टू टेक केयर ऑफ द कन्वेंशनल थ्रेट। तो ये 3-4 अवामिल हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान को मैं इसमें मजीद बात करता हूँ, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें आगे ऑपरेशन सिंदूर और ट्रेलर और 88 घंटों का जिक्र भी किया हुआ। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि 2 दिन के लिए इनके तैयारे ग्राउंडेड रहे, उड़े ही नहीं है जो उनके फाइटर जेट्स थे। ये मरियम साहिबा, चूंकि जनरल साहब बात कर रहे हैं प्रॉक्सीज की, तो अफगानिस्तान इज द मेजर कंसर्न, स्पेशली जब से काबुल और दिल्ली के ताल्लुकात किसी और महराज पे गए हैं, हम देख भी रहे हैं। इसमें आज एक दहशतगर्द के इंकशाफात भी सामने आए हैं। एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल जनान कौम महसूद है जो वो बयान दे रहा है अपने इंकशाफात में मबनू, इस बात के सबूत हैं कि एग्जैक्टली होता क्या सेफ हेवन्स के ऊपर। सो ये अपार्ट फ्राम ये जो डायरेक्ट थ्रेट्स हैं जो उनकी मिलिट्री चीफ या पॉलिटिकल लीडरशिप देती है, दूसरी तरफ से काबुल को यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। सेफ हेवन्स है हमारे टेररिस्ट की, जिनको फंडिंग होती है इंडिया की जानिब से। क्या कहती हैं आप? जी, thank you for having me on the show. I would like to begin with a very simple concept for you कि India has a strategic thought. जिस तरह जनरल साहब ने अभी चांकिया डायलॉग की बात की, so basically चांकिया, or we call him Kotelia, he's at the helm of all the strategic thoughts, the foreign policy, जो उनकी foreign policy की होती है सारे planning और उनके objectives, वो चांकियन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं।
चाणक्यन आइडियोलॉजी एक बहुत फंडामेंटल सी चीज बोलती है। उनकी जो बुक है चाणक्य साहब की आरएस्ट्रा, एंड योर नेबर्स नेबर इज योर नेचुरल एलाई. So now you have to understand Afghanistan's position vis-a-vis Pakistan from Chankian ideology perspective. हमारा बॉर्डर हॉट है इस वक्त, ईस्टर्न बॉर्डर। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस भी की हैं इंडिया ने, प्लस उनको खिफ्त भी मिटानी है मई 2025 के। सही। उनको इस जो झड़प हुई है इसमें उनको बहुत मिलिटरीली और उनकी डिप्लोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी और उनकी इंटरनल पॉलिटिकल जो उनका स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉर्नर हुई हुई है। इन सारे मामलात को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने उस वक्त भी कहा था कि द ऑपरेशन सिंदूर इज इन अ स्टेट ऑफ पॉज। जी। दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूइंग। उन्होंने अपनी खिफत मिटाने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से दे हैव टू वेज अनदर वॉर ऑन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, in order स्टेटमेंट भी to वैसी दे रहे हैं get- चाणक्य डिफेंस डायलॉग में उनके आर्मी चीफ। जी, वो भी बोल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कॉन्टिन्यूसली, अगर आप उनके एयर चीफ के सुने, उनके सीडीएस के जो है बयानात सुने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानात सुने, दे आर ऑल वेरी प्रोवोकेटिव। हमारे लिए डिफरेंट अब ये है कि 1996 से लेकर द इंडियन गवर्नमेंट नेवर हैड डायरेक्ट रिलेशनशिप्स विद द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। लेकिन जब उनके यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, जिस ज़माने में आईएसएफ फोर्सेस थी अफगानिस्तान के अंदर, तो उस ज़माने में अगर आप देखें थोड़ा सा, तो इंडिया ने 3 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट्स की थी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। And why was that done so? Because that was a sort of a quid pro quo for the assistance that the Afghanistan government was providing India in establishing consulates and establishing terror camps within Afghan territory against Pakistan. तो जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब गई 2021 में, तो फॉर इंडिया इट वाज अ शेयर लॉस कि वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई, क्योंकि इंडिया का अभी इससे पहले तालिबान गवर्नमेंट के साथ कभी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था। बट दिस टाइम इंडिया कंटिन्यूड इट्स पॉलिसी। अब उन्होंने कंटिन्यूएशन ये की कि सिंस तालिबान वर लुकिंग फॉर लेजिटिमेसी, दे वर लुकिंग फॉर मनी, उनको असिस्टेंस चाहिए थी, प्लस चाइना ने ताल्लुकात बनाए अफगानिस्तान के साथ, इनकी तालिबान गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट की ताकि वो अपनी गवर्नेंस कैपेबिलिटी को ठीक कर सके। सो इंडिया ने अपनी प्लानिंग में ये न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइनीज इन्फ्लुएंस का और अपने $3 बिलियन की जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी उसकी कॉन्टिन्यूटी में उन्होंने अपनी चाणक्यन आइडियोलॉजी के मुताबिक तालिबान को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। बिल्कुल ठीक। These are not new. बिल्कुल ठीक। मेरे साथ हैं जनरल साहब, इसी मामले को मैं आगे बढ़ा के बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये मौसूफ कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, आप जवाब दे रहे हैं 88 घंटों में ख़त्म हो गया था और अभी तो मूवी शुरू भी नहीं हुई। यानी ये खुद से भी बिलीव कर रहे हैं और कन्फेस कर रहे हैं कि बिल्कुल जैसे बॉलीवुड का स्क्रिप्ट है वैसी गुफ्तगू उनके चीफ भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोहतरमा फरमा रही थी अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से इन्वेस्टमेंट और प्रॉक्सीज जिस तरह उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ऑन द पैरेलल हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल गई। पिछले साल की जो वहाँ पे बगावत हुई, उसके बाद आज जो सज़ाए मौत दे दी गई शेख हसीना वाजिद को, और मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली पाकिस्तानी जो क़यादत है, पाकिस्तानी जो मजहबी रहनुमा है, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल बांग्लादेश में हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने बड़े अहम जुमले वहाँ अदा किए कि अगर आप पैदल चल के आएंगे हम दौड़ के आपको गले लगाएंगे। 2 भाई हैं, जुदा हो गए, जायदाद बट गई, कोई बात नहीं, ताल्लुक तो अपनी जगह रहता है। तो बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल, अनबिलीवेबल विजुअल्स मैंने देखे वहाँ पे। रिसेंटली 2-4 मजहबी शख्सियात वहाँ गई। तो ये जो तब्दीली आ रही है वहाँ बांग्लादेश में, और शेख हसीना को जो सज़ाए मौत हुई है, फिर जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है उसकी हवालगी का भारत से, आप समझते हैं कि बांग्लादेश में भारतीय फुटप्रिंट्स का खात्मा हो रहा है? जी बिल्कुल। भारतीय यूथ ने दे हैव डिसाइडेड, सॉरी, बांग्लादेश का जो यूथ है वो अपने आप को एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समझता था। जी, वो समझता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी मिलिट्री पॉलिसी, इवन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंडिया। और इंडिया जो है इन पॉलिसीज के जरिए बांग्लादेश की आवाम और यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो वो जॉब्स के उनको इश्यूज थे, उनको यूथ को सोशल प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो थी नहीं बांग्लादेश के बाद ही पास ही। तो वो उन्होंने जब हसीना वाजिद वंस शी वाज टेकन आउट, तो वो फील कर रहे हैं कि असल फ्रीडम तो अब आया है। सो देयर विल बी पॉलिसीज ऑफ बांग्लादेश फॉर बांग्लादेश बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की अपनी लीडरशिप का। फिर जिस तरीके से उन्होंने कोर्जन और इंटिमिडेशन और जो जुल्म किए, इवन शी वेंट टू मैस मर्डर्स,
तक गई, अपोजिशन को इन ऑल डोमेन्स उनको एक दीवार से लगाया। नहीं जी, पिछले बरस तो 1400 अफराद को उसने कत्ल करवाया जी। यूएन की रिपोर्ट है जो उसका वजह बनी इनकी फांसी की। जी बिल्कुल, तो वो तो और एविडेंस है और सामने एविडेंस है, और शी वाज काइंड ऑफ अ सपोर्टर। जो हेजमोनिक डिजाइन्स थे इंडिया के, जो अखंड भारत का डिजाइन है, उसकी ये एक समझ ले कि लीड एलिमेंट्स के तौर पर काम कर रही थी। तो एनीवेज शी हैज मेट हर फेट। डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही थी कि कोर्ट्स के डिसीजन आ जाएं ताकि वो डिप्लोमेटिक और प्रेशर एस्टेब्लिश कर सके और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच सके इनकी एक्सट्रेडिशन के लिए, और आप देखेंगे कि वो आगे जाएंगी। जहां तक पाकिस्तान बांग्लादेश का, देखिए जामी साहब, बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, इंडिया भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, वो अपना जैसे भी रखना चाहते हैं ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की दूरी की एक मेजर वजह हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत थी। बिल्कुल ठीक। वहां बांग्लादेश के अंदर भी, पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के बारे में कोई नफरत कहीं भी नहीं पाई जाती थी। अब हम यहाँ पे रहते हैं, वी नो ऑल अबाउट आवरसेल्व्स, लेकिन बांग्लादेश के अंदर उनके सिलेबस में ऐसी चीजें डाली गई, उनको बचपन से ऐसी इंडोक्ट्रिनेशन की गई कि ज़हन साजी की गई पाकिस्तान के खिलाफ, नफरत, दुश्मनी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेट्स से 71 वाला जो भी अवामिल थे, जो भी रीजन थी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि मौलाना साहब ने कहा कि जी दो भाई अलग हो गए, बट व्हाटएवर, दीज आर द रियलिटीज इन रियल पॉलिटिक्स। ऑल्सो बांग्लादेश के बारे में कोई एनमिटी पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, ना नफरत है ना गुस्सा है। एक पॉलिटिकल या जो भी फेलियर्स थे जिस वजह से भी ये हुआ, दैट हैज हैपेंड। तो अब मूव फॉरवर्ड होने का वक्त है, और बांग्लादेश भी थोड़ा सा चाइना पिवटिंग कर रहा है, उस तरफ जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान एक उसका नेचुरल अलाय। बट दिस अलायंस इज नॉट अगेंस्ट द इंडियंस। कोई इंडिया के खिलाफ डिजाइन नहीं बन रहे, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी एक प्रोग्रेस का वे फॉरवर्ड है। एंड सेकेंडली, रिवाइवल ऑफ सार्क। डॉक्टर यूनुस भी चाहते हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके इकोनॉमिक जो परसूट्स है उनको भी चैलेंज कर रहा है, सीरियसली चैलेंज कर रहा है। वो किसी और मुल्क को एक साइज से आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता, और वहां पे भी सीरियस थिंकिंग है कि ये हर्डल है, एक ट्रोजन हॉर्स है इस रीजन की प्रोग्रेस के अंदर। तो ये वो अवामिल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब ला रहे हैं। इट इज नॉट एंटी एनीबडी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मिलिटरी साथ रहिएगा। अच्छा मरियम साहबा, मैं मरियम साहबा की भी राय ले लूं। मरियम साहबा, ये जो स्टेटमेंट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली लाइमलाइट में आती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं। डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, एक प्रेशर बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए विद इन इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन के लिए, या आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया इज स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? If I am actually an academic and I would look at it from a scholarly perspective, और मैं हमेशा जो है अपना हर argument history के ऊपर build करती हूँ। So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज़्यादा war mongering कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफ़ा पहले से बढ़कर थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली gearing up towards a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it. And they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. And I think that Pakistani military or political elites, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल साहब, he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan's. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan and Balochistan. And PTM के इशू को लेके अगर आप उनके मीडिया के अंदर सुने तो वो हमेशा बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। बिल्कुल ठीक, क्वाइट एविडेंट उनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर भी उनका जो प्लानिंग है नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा, अजल साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये राय आपने देखी भारत के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।